Today the topic we have is preposition and first of all सबसे पहले जो हम इस चीज को समझेंगे वो इसकी pronunciation है कि इस word को parts of speech के इस word को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। तो अक्सर लोग इसकी जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो गलत होती है। बेसिकली वो प्री पोजीशन के अंदाज में इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, जो इसकी एक गलत प्रोनाउंसिएशन है। राइट प्रोनाउंसिएशन जो है वो है preposition. If you want to repeat after me, you can do it as well. The right pronunciation of this one is preposition. It's not preposition, right? अब preposition होता क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आसान अल्फाजों के अंदर जो definition मैं आप लोगों को बताऊंगा, it will help you as well. A preposition is a word which is mentioned on your screen as well. आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको रीड करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कैसे प्रेपोजिशन को इस्तेमाल किया जाता है और इसकी प्लेसमेंट क्या होती है। आपने अपने पास ये नोट डाउन करना है कि व्हाट इज प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग एज वेल। A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, special relations, or introduce an object. Some examples of preposition are words like in, at, on, off, and to. अब करना क्या है आप लोगों ने, सबसे पहले ये समझना है कि प्रेपोजिशन आपको सेंटेंस में कहाँ मिलेंगे, बिफोर नाउन और प्रोनाउन। ये एक वर्ड होगा या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। अब इनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा आसान होती है। सबसे पहली बात आपने जो समझनी है वो इनकी प्लेसमेंट है सेंटेंसेस के अंदर। हमारा जो एक्चुअल टारगेट है दैट इज हाउ टू मेक अ सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। उसके अंदर कोई भी एक्यूरेसी का कोई एरर ना आए, उसको अच्छा करने के लिए हमें हर पार्ट्स ऑफ स्पीच की पोजीशन को समझना है। प्रेपोजिशन की क्या प्लेसमेंट होती है सेंटेंसेस के अंदर, इट विल कम बिफोर नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आएगा जब भी कभी आप सेंटेंसेस बनाएंगे। और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखा कि प्रेपोजिशंस कैन कम बिफोर नाउन और प्रोनाउन, तो आपको इसकी एक प्लेसमेंट पता चल गई सेंटेंसेस के अंदर कि ये हमें कहाँ मिलेगा। अब ये कुछ वर्ड्स भी हो सकते हैं और कुछ जैसे इसके जो फ्रेजेस हैं, जब टाइप्स हम लोग आगे जाते हैं तो आपके सामने आएंगी। सिंपल प्रेपोजिशंस आपके सामने क्या हो सकते हैं, इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, एक्स वाई जी, और बहुत सारे होते हैं हमारे पास जिन्हें हम सिंपल प्रेपोजिशंस कहते हैं। इसके अलावा जो अभी आपकी स्क्रीन पे मेंशन है दैट इज कॉल्ड डबल प्रेपोजिशन. These prepositions are formed by combining two words or two simple prepositions into, within, up, on to. अब यहाँ पे अगर आप देखें in is also a preposition and to is also a preposition. जब दोनों को आप कंबाइन कर लेते हैं तो आपके पास डबल preposition मिल जाता है। डबल preposition का जो यूज होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हर वर्ड के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे अगर मैं preposition के बारे में बात करूं, like how to use at, एट के कितने जगह हैं जहां पे एट को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं ऑन, जब मैं इसके कुछ यूजेस कवर कर रहा था, लाइक हाउ टू यूज ऑन, कितने मीनिंग्स प्रोवाइड कर सकता है, आई गॉट टू नो मोर देन 18 यूजेस। तो इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। कुछ अभी बेसिक लेक्चर्स हैं तो आप लोगों ने कुछ यूजेस, मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के अंदर कुछ यूजेस रखे हैं, वो आप लोगों के सामने मैं शेयर करता हूँ। वो आप लोगों ने याद करने होंगे कि इन वर्ड्स से पहले हमेशा आप लोगों को ये चीजें इस्तेमाल करनी है, आप चेंज नहीं कर सकते। जब आप एडवांस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आते हैं तो बहुत सारी चीजें और आप लोगों को क्लियर हो जाती हैं। So well, we are moving on. Double prepositions. These prepositions are formed by combining two words or two simple prepositions. दो सिंपल prepositions को combine किया जाता है तो आपके पास double preposition आ जाता है। Example यहाँ पे देखते हैं, the dog jumped onto the bed and left the marks upon the sheets. अब ये होते क्या है prepositions, ये तो मैं आपको double preposition की example दे रहा था। ये करते क्या है, ये बहुत सारी चीजें बताते हैं जो slowly gradually आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। double preposition को समझें, ये words into, onto, up to, from behind, from beneath, out of, ये तमाम के तमाम डबल prepositions कहलाते हैं। इसके बाद हम फर्दर चलते हैं, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये आपको और ज्यादा आसानी से चीज समझ आ सकती है। कंपाउंड prepositions क्या होते हैं हमारे पास, जैसे आपने डबल prepositions देखा, सिंपल prepositions देखा, कुछ prepositions होते हैं जिन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। Compound prepositions, these prepositions are two word prepositions according to, because of, next to, due to. अब ये जैसे because of हम बहुत ज्यादा अपने sentences में इस्तेमाल करते हैं without knowing it कि this is called compound preposition. He was upset because of his son's behavior. अगर इस सेंटेंस के अंदर आप देखें because of, by virtue of, this is idiomatic phrase, by virtue of, जैसे आप लोगों ने बहुत से idiomatic phrases सुने होंगे, in lieu of as well,
जिसमें because of, according to, this is called compound prepositions। ये कुछ एग्जांपल्स मौजूद है आपके सामने, इनको भी आप देख लें, जिन्हें हम कंपाउंड prepositions कहते हैं। इनके यूजेस बहुत सारे हैं, कैसे और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कुछ पिक्चर्स के थ्रू मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा जो आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएंगे। बट राइट नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज what is called simple, what is called double, what is called compound, and what is called participle preposition as well। We have furthermore कुछ और prepositions हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग गलतियां जो करते हैं वो सामने मेंशन है। participle prepositions क्या होते हैं? Participles are actually verbs that end with en or ing। ये वो verbs होते हैं participles basically जो en के साथ end होते हैं, like the word we have in examples, and ing के साथ ही end होते हैं। These verbs are commonly and very popularly used as prepositions by the people। These verbs have been given special status as prepositions like considering, during, giving, and including। I have some more participle prepositions as well। वो मैंने एक PowerPoint presentation में रखे हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी ये आप लोगों ने देखने की, ये वो words हैं जो participle prepositions कहलाते हैं। अब ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, अगेन इनकी प्लेसमेंट जो होती है वो बिफोर नाउन और प्रोनाउन होती है। आप जब भी कभी preposition इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसेस के अंदर, it will come before noun और pronoun। कुछ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस की हैं। उसके बाद अगली जो चीज हमारे सामने मौजूद है, दैट इज कॉल्ड फ्रेज प्रेपोजिशन। These prepositions are a combination of the preposition plus a modifier that is optional plus the object। modifier क्या होता है, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको अभी आपको समझ आ जाएगा। फ्रेज prepositions कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, कंपाउंड होते हैं, डबल होते हैं, पार्टिसिपल होते हैं। इसके अलावा फ्रेज prepositions भी आपके पास होते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, एट होम। अब फ्रेज क्या करता है, which it will give you incomplete meaning। if I say only at home, your next question will be like, who is at home? If I say they are working at home, they are at home as well। in this way, at this particular place, you can use what? You can use phrase prepositions in your sentences। give me a minute please। Okay, we were discussing about phrase prepositions। These prepositions are a combination of the preposition plus a modifier plus the object। Modifier is actually optional। They are used to modify the nouns, verbs, or sentences, and also complete clauses। When you are using them, they are actually incomplete, but with the help of these phrase prepositions, you can give complete sentences, you can complete the clauses। ये modify कर सकते हैं noun को भी, verbs को भी, और sentences को भी, और clauses को भी। तो आपको सेंटेंस में नाउन क्या है मालूम होना चाहिए, राइट। सेंटेंस के अंदर क्लॉज कहां पर है, क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ऑलराइट, आई विल ट्राई टू कंट्रोल द पेस। थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक। ऐसे फीडबैक्स आप देते रहा करें। अगर मेरी स्पीड कहीं तेज हो जाती है तो आप लोगों ने मुझे स्लो डाउन करना है, सो आई कैन कम according to the requirement। okay, what I was saying that they are used to modify the nouns। तो sentences में जब आप लोगों को nouns मालूम होंगे तो आप easily modify कर सकते हैं। verbs मालूम होंगे और clauses मालूम होंगे तो आप लोगों के लिए phrase preposition को इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाएगा। it's not a difficult task by the way, it will take some time। लेकिन जब चीजें मालूम होंगी, इल्म में होंगी, तो डेफिनेटली अमल में उनका आना पॉसिबल है। जब तक इल्म में नहीं हो सकती तो अमल में लाना पॉसिबल भी नहीं है। अब ये कुछ लिस्ट ऑफ prepositions आपके सामने मौजूद हैं। These classification above are used on the construction of the prepositions themselves। Apart from this, prepositions are also categorized based on their use in a sentence as preposition of place। इसकी एक पिक्चर भी है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले मैं ये कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ आए what I am actually up to। कुछ prepositions ऐसे होते हैं जो places के बारे में बात करते हैं, कुछ prepositions ऐसे होते हैं जो time के बारे में बात करते हैं, कुछ बात करते हैं movement के बारे में। अब वो कौन से prepositions हैं जो place के बारे में बात करते हैं? We have some examples like we are using
at college, at home, at reception, in a taxi, in the sky, in the building, on the way, on the radio, on the page. So these things are talking about places. At the same time, we are talking about preposition of time. वो कौन से words हैं, like at, place के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जब आप बात करते हैं किसी भी sentence के अंदर कि at college, you are not talking about any time, you are talking about place, right? Where are they? They are in the taxi. अब यहाँ पे we are talking about taxi, so we are talking about place, not a time. कुछ prepositions, same prepositions time के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जब भी कभी अपने टाइम के बारे में बात करनी, मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, व्हाटसोएवर, जो भी आपकी टाइमिंग्स हैं जिसमें भी आप उठते हैं, जो भी काम करते हैं, अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं। लाइक लंच भी एक टाइमिंग्स है, डिनर भी एक टाइम है, ब्रेकफास्ट भी एक टाइम है। इसी तरीके से मंथ्स भी टाइम्स होते हैं, ओकेजन्स भी आपके पास टाइम्स होते हैं। लाइक इफ आई से ऑन फ्राइडे, ऑन क्रिसमस, इन दिसंबर, इन 1990, in 2020, at breakfast, at bedtime, I usually read stories and books. At 8 o'clock in the morning, I go to school. At 10:30 a.m., we have a break time. In this way, whenever you are talking about time, so these are the things which will help you. इनकी एक picture भी मौजूद है जो उसकी मजीद explanation आपको दे सकती है। Further, we are moving on to words, preposition of movement, right? Now, these things are going to explain you about the movement. Prepositions of movement show movement from one place to another. There are 9 basic prepositions that pertain to movement. To, towards, through, into, across, over, along, in, on. अब ये कुछ मूवमेंट के prepositions हैं जिन्हें मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह. Now, these are some kind of explanation related to how to use preposition in your sentences. अब मैं कुछ PowerPoint presentations आप लोगों के सामने लेके आता हूँ, उसके थ्रू कुछ चीजें explain करने की कोशिश करता हूँ. अब बहुत ज्यादा आप लोगों को note down करना है. I would like to repeat modal verbs and prepositions, 2 things. Modal verbs and prepositions, 2 things. If you understand them properly, mark my words, please note it down as well as note. अगर आपको मॉडल वर्ब्स और प्रेपोजिशंस अच्छे से समझ आ जाते हैं तो आप 75 to 80% इंग्लिश को इजीली कंपोज कर सकते हैं. They are using a lot, they are using with different or entire different meanings. So what you need to understand, you need to understand their users, you need to explore them on daily basis, you have to repeat them, you have to read a lot, you have to write a lot, you have to use them a lot in your sentences. Spoken English, written English, reading, listening, all are different skills. With the help of grammar, you can create a better picture. So I'm just sharing one more screen. Please give me the confirmation when the screen is visible to you. Is it visible on my screen? Could you please give me the confirmation? Is my PowerPoint presentation visible to all? Yes or no, please give me in the chat. So yes, sir. All right, thank you very much. Thank you very much. Okay, see this one, we have some pictures, and with the help of pictures, जैसे जैसे मैं आप लोगों को गाइड करता जाऊंगा, आप लोगों ने pictures से benefit और presentation से तमाम के तमाम benefits लेने हैं. That will help you as well to use appropriate way of placement of prepositions. Now see the very first one, in and inside. We use when something is completely covered with all of the directions. जब कोई भी चीज completely cover होती है किसी चीज के अंदर के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं in और inside. जब भी आप कभी in और inside को इस्तेमाल करेंगे तो किसी चीज के अंदर के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, the ball is inside the box और in the box. यहाँ पे दोनों sentences बिल्कुल ठीक हैं. दूसरा आपके सामने मौजूद है ऑन किसी भी चीज के ऊपर रखने के लिए. बेसिकली अगर फ्लोर के ऊपर आप खुद खड़े हैं तो आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, राइट? ओवर हियर एज वेल, अगर इफ यू सी इन द पिक्चर, द बॉल इज ऑन द बॉक्स. अगर मिसाल के तौर पे मुझे ओवर इस्तेमाल करना होता और बॉक्स के ऊपर कोई प्लेट रखी होती और उस प्लेट के अंदर ये बॉल होता तो बॉल विल नॉट बी ऑन द प्लेट, इट विल बिकम ओवर द प्लेट बिकॉज द प्लेट इज ऑन द बॉक्स. इन द सेम वे हम ऑन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात को अब दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को दोबारा से समझ आ जाए. ओवर एंड ऑन.
अगर आप इस्तेमाल करते हैं लाइक कोई प्लेट आपने रखी बॉक्स के ऊपर, उसके ऊपर आपने बॉल रखा और आपने फिर कहा कि द बॉल इज ओवर द प्लेट बिकॉज द प्लेट इज ऑन द बॉक्स, गेटिंग द पॉइंट। इसी तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी जगह पे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एट को। आसान अल्फाजों के अंदर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नियर किसी भी करीब चीज के लिए इस्तेमाल किया, आई एम नियर द होटल और आई एम नियर द स्कूल। व्हेन यू आर नियर टू सम प्लेस, अक्सर लोग गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अंडर किसी भी चीज के नीचे, मिसाल के तौर पर बेड के नीचे, चेयर के नीचे, ऐसी प्लेसेस के लिए हम अंडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड वी हैव वन मोर एग्जांपल ऑफ ओवर एज वेल। इफ यू सी ओवर इट एज वेल, जो बेसिकली बेस से टच नहीं करता, उसके लिए भी हम ओवर को इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्दर मोर वी हैव बिलो, किसी भी चीज के नीचे के लिए हम बिलो को इस्तेमाल करते हैं। ये पिक्चर्स ऑटोमेटिकली आपको एक्सप्लेन कर रही हैं, बहुत इजी है इनको देख के समझना कि हाउ वी कैन यूज प्रीपोजिशंस इन आवर सेंटेंसेस। इफ यू सी अबव, दैट्स somehow like over and above, and round and around as well, throw। अब ये थोड़ी सी एग्जांपल है जो समझने वाली है। किसी भी चीज के अंदर से अगर हम गुजरते हैं, मिसाल के तौर पे एक टनल है एंड यू आर गोइंग फ्रॉम दैट टनल एंड यू आर पासिंग फ्रॉम दैट टनल एज वेल, तो आप किसी को बताते हैं कि आई एम गोइंग थ्रू द टनल। मिसाल के तौर पे एक बलून है जिसको आपने हैंग किया और उसके अंदर से आपने एक फायर किया और फायर उस बलून के, बुलेट उस बलून के अंदर से होती हुई गुजरी, तो द बुलेट इज गोइंग थ्रू द बलून। किसी चीज के अंदर से गुजरने के लिए हम थ्रू को इस्तेमाल करते हैं। बिटवीन को इस्तेमाल करते हैं दो लोगों के बीच में। जब कोई भी चीज दो लोगों के बीच में होती है, मिसाल के तौर पे आप दो टेबल्स के बीच में, दो चेयर्स के बीच में खड़े हैं और आप किसी को बताना चाहते हैं अपनी पोजीशन, अपनी प्लेस, आई एम स्टैंडिंग बिटवीन टू चेयर्स। और डेफिनेटली दो चीजें, दो के बीच में हम बिटवीन को इस्तेमाल करते हैं। अमंग कैसे आता है, देखें रेड डॉट आपके सामने मौजूद है और बहुत सारे ब्लैक डॉट्स के इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन चारों तरफ मौजूद नहीं है। अगर चारों तरफ मौजूद होते तो अराउंड और राउंड को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इर्द गिर्द मौजूद है, काइंड ऑफ आप किसी रश में से गुजरते हैं, तो रश में से गुजरने के लिए भी हम थ्रू को इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ अमंग, जब हम दो से ज्यादा चीजों के बीच में होते हैं तो उसके अमंग को इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज के पीछे होना, बिहाइंड, हम किसी भी चीज के, जैसे मिसाल के तौर पे इफ समवन इज डूइंग समथिंग एंड यू आर सेइंग हु इज बिहाइंड दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के पीछे कौन है, ये किसी भी मिसाल के, हु इज बिहाइंड द वॉल, हु इज बिहाइंड द डेस्क, इस तरीके से पीछे के सेंस में हम लोग बिहाइंड को इस्तेमाल करते हैं। इन द सेम वे इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट ऑफ सामने वाले सेंस में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक देखें अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ साथ। अब अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं, जो मैं आपके सामने अगर सेंटेंस एक पूछूं आप लोगों से और उसको कहूं कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो आप बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट। वो सड़क पर चल रहा है। अब इस सेंटेंस को हम, वो सड़क पर वॉक कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि वो सड़क पर वॉक कर रहे हैं, तो हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसेस के अंदर? they are walking along the road और they are walking on the road। कितने लोग कहते हैं along the road और कितने लोग कहते हैं on the road? Please give me the confirmation। they are walking on the road or they are walking along the road? Which sentence according to you is correct? Kind of along or on। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अक्सर लोग इसको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं लेकिन ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। जब हम सड़क के साथ साथ चल रहे होते हैं तो आई एम गोइंग अलोंग द रोड, हम वॉक हमेशा सड़क के साथ साथ करते हैं। दे आर वॉकिंग ऑन द रोड, हम वॉक रोड पे नहीं कर सकते, हम गाड़ी रोड पे चला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक हमूद एंड शोएब। लेट मी क्लियर यू एज वेल, हम गाड़ी रोड पर चला सकते हैं, आई एम ड्राइविंग ऑन द रोड, लेकिन हम वॉक अलोंग द रोड करते हैं। फुटपाथ के ऊपर हम कह सकते हैं कि आई एम वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, बट जब आप सड़क के साथ साथ चल रहे हैं तो फिर आपने अलोंग इस्तेमाल करना होता है, ऑन इस्तेमाल नहीं करना होता। ये एक कॉमन मिस्टेक है जिसके लिए मैंने आप लोगों की फीडबैक की रिक्वायरमेंट थी कि आप लोग क्या समझते हैं। लाइक यू आर सेइंग आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड। अगर आप कहते हैं कि आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, दैट मीन्स कि आप रोड के बीच में कहीं चल रहे हैं जहाँ गाड़ियों की चलने की जगह है। तो सड़कें बेसिकली आप लोगों के चलने के लिए नहीं होती, वो गाड़ियों के चलने के लिए होती हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें डिफरेंटली परफॉर्म की जाती हैं, इसलिए लोग समझते हैं कि जी ये ही एक्चुअल फैक्ट है। और एट फर्दर वी आर मूविंग ऑन अलोंग, आप इस तरह देख सकते हैं अक्रॉस। जब आपने इस सड़क से उस सड़क पे या इस किनारे से उस किनारे पे जाना होता है तो आप अक्रॉस को इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग इस जगह पे इन फ्रंट ऑफ इस्तेमाल करते हैं, ऑपोजिट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अक्रॉस इस्तेमाल नहीं करते। लाइक मुझे ऐसे जाना है, so I can say across the road I have to go। like I'm asking about any of the building and you are talking about a place, आपको इस जगह से वहां जाने के लिए you have to go across
नॉट बेसिकली ऑपोजिट, नॉर इन दिस वे, इन फ्रंट ऑफ। ये बहुत सारी गलतियां हमसे होती हैं। जब सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे इन वर्ड्स को तो ही पता चलेगा कि आप इन्हें सही इस्तेमाल करते हैं या नहीं इस्तेमाल करते। और बहुत सारे लोग प्रीपोजिशंस के अंदर मिस्टेक्स करते हैं। अप ऊपर के लिए, डाउन नीचे के लिए, राइट, दैट्स वेरी सिंपल। आप इसके बाद देखें, ऑपोजिट आपके सामने मौजूद है, दैट इज इन अ डिफरेंट वे। एक सड़क के इस तरफ है, एक सड़क के उस तरफ है, लेकिन जब आप जाने की बात करते हैं तो अक्रॉस इस्तेमाल करते हैं, बात याद रखिएगा। अब जैसे ऑन था, किसी बॉक्स के ऊपर कोई चीज रखी लेकिन मोशन के अंदर नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ऑन। अगर आप छत के ऊपर, जस्ट यू आर स्टैंडिंग एंड यू आर नॉट मूविंग एनीवेयर, यू आर ऑन द रूफ। लेकिन अगर आप वॉक करते हैं तो दैट मीन्स यू आर वॉकिंग ऑन टू द रूफ। गेटिंग माई पॉइंट? जब आप मोशन में होंगे ऑन टू, जब आप एक कांस्टेंट स्टेट के अंदर होंगे तो फिर आप इस्तेमाल करते हैं सिर्फ ऑन। ये बात याद रखें। इसी तरीके से इन और इनटू, मिसाल के तौर पे आप एक प्रेमिसेस के अंदर हैं, ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं और आप सिर्फ एक जगह पे सिर्फ खड़े हुए हैं, आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, और आपका दोस्त भी आपके साथ मौजूद है जो ग्राउंड में रनिंग कर रहा है। सो ही इज रनिंग इनटू द ग्राउंड एंड यू आर स्टैंडिंग इन द ग्राउंड। तो आप दोनों सेंटेंसेस में अगर आप गौर करें तो इनटू को कैसे इस्तेमाल किया और इन को मैंने कैसे इस्तेमाल किया। इफ यू आर इन मोशन यू विल बी यूजिंग इनटू, राइट। इफ यू आर नॉट इन मोशन यू विल बी यूजिंग इन। तो इन और इनटू का कॉन्सेप्ट आपको आई होप थोड़ा समझ आया होगा, क्योंकि इन इनसाइड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पे ऑफ किसी भी चीज से बाहर होने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने मौजूद है, द बॉल इज ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स के लिए यहाँ पे ऑफ इस वाले सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी चीज से निकलने के सेंस के लिए हम ऑफ को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आउट ऑफ भी इसी तरीके के सेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑफ एंड आउट ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा इनटू आपके सामने मौजूद है। इनटू के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, व्हेन इट इज इन मोशन। पास्ट एक वर्ड है जो बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी जगह को आप क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। सो आई हैव पास्ड दैट बिल्डिंग, आई हैव पास्ड दैट कार, आई हैव पास्ड दैट पर्टिकुलर थिंग। इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो समझते हैं कि पास्ट का मतलब होता है माजी, लेकिन अगर आप इसे एज प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब कुछ और बन जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हर वर्ड अपने अंदर एक सेंस रखता है, तो इसी तरीके से आपको चीजों को समझना है, याद नहीं करना। कुछ चीजें जो पिक्चर फॉर्म में मौजूद हैं अभी आपके सामने, वो इसलिए हैं ताकि आपको थोड़ा और समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखें, बाय, नेक्स्ट टू, बिसाइड, बराबर वाले सेंस में इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे बाहर के ममालिक में डेवलप सिटीज होते हैं, डेवलप हाउसेज होते हैं, तो उनके बराबर और हमारे जो बराबर होते हैं वो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, उनके बीच में थोड़े से गैप्स होते हैं। तो नेक्स्ट टू मतलब बराबर वाले सेंस में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आप किसी दीवार से टेक लगा के अगर खड़े हुए हैं तो आप यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। गेटिंग द पॉइंट? ओवर हम लोगों ने पहले इसको डिस्कस किया था। फिर उसके बाद फ्रॉम एंड टू, लाइक मिसाल के तौर पे इफ आई से दैट आई एम गोइंग टू हैदराबाद फ्रॉम कराची, कहाँ से कहाँ आप जा रहे हैं। फ्रॉम के और भी यूजेस हैं, ये बेसिक यूजेस मैं आप लोगों को सिंपल सिंपल बेसिक यूजेस बता रहा हूँ ताकि आप इन्हें स्टार्ट जब भी इस्तेमाल करें तो प्रॉपर्ली इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। दूसरी एक और चीज, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स किसी चीज के नजदीक जाना। मिसाल के तौर पे आई एम गोइंग टूवर्ड्स दैट बिल्डिंग बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट बिल्डिंग। मैं उस बिल्डिंग के अंदर नहीं जा रहा लेकिन उस बिल्डिंग की तरफ जा रहा हूं। अक्सर लोग टूवर्ड्स को इस्तेमाल और टू को इस्तेमाल करने में गलती करते हैं। ये टी ओ वाला टू है, टी डबल ओ टू, ये एडवर्ब होता है। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एडवर्ब्स भी हैं सेम शक्ल वाले, लाइक ऑन एडवर्ब भी है, इसी तरीके से ऑन प्रीपोजिशन भी है। आपको अगर प्लेसमेंट के बारे में पता होगा कि प्रीपोजिशन कैन ओनली कम बिफोर नाउन और प्रोनाउन। कुछ सेंटेंसेस से पहले आते हैं मॉडिफाई करने के लिए, कुछ वर्ब से पहले आते हैं, लेकिन एडवर्ब्स की भी प्लेसमेंट होती है सेंटेंसेस में जो सेम शक्ल के होते हैं। ये थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स होंगे जो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, बट आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशंस। तो इसको थॉरली हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि थॉरली और बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहाँ कहाँ पे हम गलतियां करते हैं, किस वजह से करते हैं, क्योंकि हम उर्दू में ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। हम चेंजिंग द स्लाइड, काइंडली गिव मी द कंफर्मेशन व्हेन यू हैव अ नेक्स्ट स्लाइड। अब ये कुछ चीजें आप लोगों ने याद करनी है। याद करने से मुराद है कि इनके साथ यही वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप लोगों ने ये चीजें याद करनी है। काइंडली गिव मी द कंफर्मेशन। ये जो स्लाइड मैंने आपके सामने मेंशन की है विजिबल हो गई आप लोगों को? ऑलराइट, या दिस वन, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, नाउ सी दिस वन। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने कभी अपने सेंटेंस में होम इस्तेमाल करना है, वर्क इस्तेमाल करना है, स्कूल इस्तेमाल करना है,
एयरपोर्ट इस्तेमाल करना, यूनिवर्सिटी इस्तेमाल करना है, टाइम इस्तेमाल करना है। फिर टाइम के लिए वर्ड्स हैं नाइट, नून, मिडनाइट, मिडडे, द वीकेंड, द स्टेशन, द बॉटम। इन तमाम वर्ड्स से पहले आपने एट लगाना, ये आपने याद करना है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन 1978, इन द मार्च, in the spring, in the summer, in autumn, in before every word, जो भी words given है। अब यहाँ पे आप लोगों का काम क्या है, इन तमाम वर्ड्स को मेमोराइज करना और सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने की कोशिश करना। मिसाल के तौर पे, I always take tea in the morning. Now you are using in the morning in your sentences. Along with it, you are using I always. Always is your adverb of frequency, जिसके बारे में मैंने बताया था कि हमेशा और 100% के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। We always use always when we are talking about 100% of something. Right? In this way, we have at, in, on, by, for. ये कुछ prepositions आपके सामने मौजूद हैं जिन्हें आपने याद करके sentences बनाने हैं। ये बात याद रखिएगा, गलत सेंटेंसेस बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि वीकनेस कहाँ पर है और किस एरिया को इम्प्रूव करना है। और प्रीपोजिशंस, मॉडल वर्ब्स दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मॉडल वर्ब्स को मैं थॉरली आपको समझाऊंगा आने वाले टॉपिक्स के अंदर, जब हम मॉडल वर्ब्स के एक्चुअल यूसेज तक पहुंच जाएंगे, नॉट बिफोर दैट एज वेल। तो यहाँ तक आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। आप लोगों को याद करने हैं, सेकंड स्लाइड के अंदर चीजें क्या करनी है, आप लोगों ने याद करनी है और सेंटेंसेस बनाने हैं, ताकि आप लोग जब भी कभी चीजें इस्तेमाल करें, एटलीस्ट इन वर्ड से पहले आप लोग गलतियां ना करें। लाइक ऑन मंडे से पहले आप एट मंडे लगा देते हैं। अब ये एट मंडे नहीं हो सकता, क्योंकि इट्स अ रूल, यू हैव टू फॉलो द रूल। आप बोलने में गलती कर सकते हैं क्योंकि कोई आपकी गलती को मार्क नहीं करता, बट व्हेन यू आर राइटिंग यू आर लीविंग एविडेंसेस। ये बात याद रखें, जब आप लिखते हैं तो यू हैव टू फॉलो एवरी सिंगल रूल एंड regulation as well. See this one, we have prepositional phrases. In the next slide we have phrases हैं, तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन आपके पास है, फॉर रियल आपके पास है, एट द सेम टाइम आपके पास ही ये फ्रेजेस हैं। जैसे फ्रेज के बारे में हम लोगों ने बात की थी, कुछ सिंपल भी होते हैं, कंपाउंड भी होते हैं। इसी तरीके से प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी आपके पास मौजूद हैं। अब अगेन ये चीजें भी आप लोगों ने देखनी है, क्या वर्ड सेंटेंसेस के अंदर क्या काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, इट्स काइंड ऑफ डिटेल्ड एंड एडवांस काइंड ऑफ टॉपिक। अब ये फर्दर मैंने कुछ और प्रीपोजिशंस आप लोगों के लिए स्लाइड्स में डाले हुए हैं, ताकि आपको इन स्लाइड्स के थ्रू चीजें पता चलना शुरू हो जाएं। लाइक एट हाई स्पीड, एट रिस्क, ये सेंटेंसेस में जब इस्तेमाल होते हैं, एट वन टाइम, एट अ डिस्काउंट, एट अ डिस्टेंस, एट अ ग्लैंस, एट अ गैस। इन दिस वे जब ये आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको ये यूज करने आएंगे, वरना अगर आप ये याद कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे समवन इज वेयरिंग पिंक शर्ट एंड पिंक जीन्स एंड यू आर लुकिंग एट दैट पर्सन विद क्यूरियोसिटी कि इसको क्या हुआ है, मतलब why he is very shocking and why he is wearing such kind of particular stuff which is out of fashion. Now I am using out of fashion. This is very understandable to everyone. कोई ऐसा outdated fashion आप इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं जो आउट ऑफ फैशन है, तो ट्रेंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अब ये आउट ऑफ फैशन क्या था, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज था आपके पास। जैसे आउट ऑफ प्रिंट, लाइक इज दैट अवेलेबल, आपने कहा कि नो द बुक इज नॉट अवेलेबल बिकॉज इट इज आउट ऑफ प्रिंट। अब इनके अपने मीनिंग भी मौजूद हैं। अब इनको समझने के लिए आपको ये इस्तेमाल करने बहुत जरूरी है, उससे पहले ये समझ आप लोगों को नहीं आएंगे। ये मैंने कुछ चीजें आप लोगों के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में रख दी हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए और आप इन्हें टाइमली रिवाइज करते रहें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। जब तक आप चीजें फिंगर टिप्स पे नहीं लेके आ जाते, तब तक आप काइंडली रिवाइज करते रहें। अगली स्लाइड में आप लोगों के पास सिंपल प्रीपोजिशंस मौजूद हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ये क्या वर्ड्स होते हैं आप लोगों के सामने मौजूद हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ और टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस जो मैंने मजीद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के अंदर आप लोगों के लिए रखी हैं, क्योंकि अब काम आप लोगों का बहुत ज्यादा है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं समझा सकता था प्रीपोजिशंस का, वो मैंने आप लोगों को भी बताया। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने प्रैक्टिस के बाद अपने अंदर डेवलप करनी है। विदाउट प्रैक्टिस ये चीजें एक्सेप्ट नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे, इन द न्यूज़पेपर, योर पिक्चर वाज इन द न्यूज़पेपर, मैंने कैसे इसको सेंटेंस में फौरन इस्तेमाल कर लिया। ऑन द वे, दे आर ऑन द वे। अब ये मैंने फौरन कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल कर लिया, बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन यूजिंग दीज टाइप ऑफ preposition of places। इन्हें मैं इस्तेमाल करता आ रहा हूँ सेंटेंसेस के अंदर, इसलिए ग्रामेटिकल गलतियां भी नहीं होती।
रिपीट करने की वजह से तमाम चीजें दोबारा सामने आ जाती हैं। तो आप लोगों का काम ये है कि इनके सेंटेंसेस बनाएं जितने ज्यादा आप बना सकते हैं, एंड ट्राई टू बीट योर ओन रिकॉर्ड एज वेल, और अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ने की कोशिश करें। फिर हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। अब ये जो चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस की थी, दोबारा से ये वही चीजें आप लोगों के सामने आ गई हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, and then we have furthermore preposition of movement. See this one: to, towards, through, across, over, along, in, on, into. ये वो वर्ड्स है जिन्हें हम prepositions of movement कहते हैं। इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इनकी एक्सप्लेनेशंस क्या होती हैं? मिसाल के तौर पे मैं टूवर्ड्स के बारे में बात करता हूँ, मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। जैसे मैंने आपको बताया, आप उस बिल्डिंग के अंदर नहीं जा रहे, लेकिन उस बिल्डिंग की डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो यू आर यूजिंग टू वर्ड्स फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये इनकी एक्सप्लेनेशन गिवन है यहाँ पे। आप एक्सप्लेनेशन रीड करें, आपको जो बात समझ नहीं आती, यू आर अलाउड एवरी टाइम टू आस्क मी अ क्वेश्चन। आप अभी पूछ सकते हैं, आप बाद में चाहें बाद में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप करना चाहें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मैसेज करना चाहें आप मैसेज भी कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज यू हैव टू मेक क्वेश्चंस अगर कोई बात समझ नहीं आती। ये बेसिक चीजें हैं, आज तक हम लोगों ने याद किया है चीजों को, कभी हमें समझने की किसी ने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी कि चीजों को समझें कि इस्तेमाल कैसे हुई है। समझ फौरन नहीं आ जाता, ये बात याद रखें। समझने के लिए आपको ये समझना होता है कि समझते कैसे हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स हैं, समझने के लिए आपको समझना है कि समझते कैसे हैं, उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि समझना क्या है। ये जो एक्सप्लेनेशन है, इसको बार बार समझने की कोशिश करें कि ये क्या मीनिंग देने की कोशिश कर रहा है। जो बात समझ नहीं आती वो क्वेश्चन बना लें, ताकि आप अपने टीचर से पूछ सकें कि ये चीज मुझे समझ नहीं है, बट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कोशिश की इसको समझने की, लेकिन फिर भी मुझे ये पार्ट समझ नहीं आया। सो यहाँ पे कुछ इनकी एक्सप्लेनेशन गिवन है। जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक और देखते हैं, अलोंग। अलोंग की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो मूवमेंट के हवाले से बताता है, मूवमेंट इन अ लाइन, एक लाइन के अंदर मूव करना, राइट। सो अलोंग द रोड, एक लाइन के अंदर हम चलते जाते हैं, एक लाइन के अंदर मूव करते जाते हैं, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। फिर हमारे पास पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस हैं, ये कुछ मैंने और मजीद ऐड किए हैं ताकि आप लोग इन्हें बाद में देख सकें और इनकी प्रैक्टिस कर सकें। ये तमाम की तमाम चीजें अब आप लोगों का काम बढ़ता जाएगा। ये बात याद रखें, अब आप लोगों का काम बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम ज्यादा कवर करते जाएंगे, आप लोगों के लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस और ज्यादा ऐड होती जाएंगी। अब आप लोगों ने थॉरो प्रैक्टिस करनी है चीजों की, सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने की कोशिश करें कि आप जितने ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करें। वर्ड फाइल मैंने आप लोगों को सेंड कर दी है इस प्रीपोजिशन की, और साथ साथ मैंने इस लेक्चर को भी रिकॉर्ड कर लिया है, ताकि आप अगर कोई चीज समझ नहीं आती, ये बेसिक चीजें, बात याद रखें। एडवांस कॉन्सेप्ट्स प्रीपोजिशंस के बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान का सबसे डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, दैट इज कॉल्ड सीएसएस, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। उसके अंदर भी प्रीपोजिशन का एक सवाल आता है, और क्योंकि पंक्चुएशन का भी सवाल आता है, तो हमारे इस कोर्स के अंदर पंक्चुएशंस भी हैं, और प्रीपोजिशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमें आने वाले वक्तों में एडवांस कॉन्सेप्ट्स को समझना आसान हो जाएगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, कुछ लाइक यही चीजें आप लोगों ने याद नहीं की जो मैंने इस प्रेजेंटेशन के अंदर आप लोगों को दी हैं, तो फिर आगे चीजों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगेन, नथिंग इज डिफिकल्ट, कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर चीज को ओवरकम किया जा सकता है। बट द पॉइंट इज, अगर आप रेलेवेंट प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप चीजों को बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि रिपीट करने से ही स्किल बार बार पॉलिश रहता है। अगर आप कहते हैं कि जी मैं एक जमाने में इंग्लिश सीखा करता था और बोला करता था, और आजकल मेरी प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज आप रिपीट नहीं करेंगे, जिस चीज की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो आपकी एक्टिविटीज का पार्ट नहीं रह सकती, फिर वो लाइफ का पार्ट भी नहीं रहती। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ आई होंगी। आज के लेक्चर में कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आई हो, काइंडली यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, सो वी कैन मूव ऑन। Tomorrow we are going to learn about conjunctions. Conjunctions भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर हम मजीद इंटरेस्टिंग चीजों पे आए इंग्लिश की जो रिक्वायर्ड है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, प्रीपोजिशंस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिफोर नाउन और प्रोनाउन, इनकी प्लेसमेंट होती है। नाउन और प्रोनाउन सेंटेंसेस में, अगर आपको मालूम है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में मोस्टली आपके पास नाउन और प्रोनाउन होते हैं, और प्रीपोजिशन कहाँ लगते हैं, बिफोर नाउन और प्रोनाउन, और इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, ये तमाम चीजें आज हम लोगों ने डिस्कस की हैं। सिंपल क्या होते हैं, डबल क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। लाइक पार्टिसिपल्स वर्ब्स होते हैं, लेकिन इन्हें प्रीपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब इसमें फ्रेजेस कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं।
तो टाइमली जितने ज्यादा आप कवर करते जाएंगे आप लोगों के लिए आसानी होती जाएगी। जब भी कोई चीज रीड करें उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, फिल्टर करने की कोशिश करें अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। इज इट अ नाउन, इज इट अ प्रोनाउन, इज इट वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। अब ये नया चैप्टर आप लोगों के सामने आ गया है, प्रीपोजिशन। इज इट प्रीपोजिशन और नॉट? एंड आफ्टर दैट you will having like conjunctions, how to use conjunctions in your sentences, and then we are going to have interjections, and then we have articles. After articles we are going to start our tenses. Tensor will further explain you how to use every sentence properly and किस टाइम में क्या सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू क्या कहती है और इंग्लिश के हिसाब से कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, इसके बीच में हम लोग बहुत सारी चीजों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह I'll see you tomorrow with further explanation and lectures. Thank you very much for being with me. Have a nice day. Allah Hafiz.